सिविल सर्विसेज बोलते हैं, नागरिक सेवा। ठीक है, सेवा ही करते हैं ना वो लोग, उसको नागरिक सेवा ऑन है, उसको नागरिक सेवा कहते हैं। तो अगर देखा जाए लड़कियों की संख्या, तो हर हमेशा टॉप 10 में लड़कियों की संख्या अच्छा खासा है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है? कभी सोचा है? नहीं सोचा है। आप लोग रोटी कपड़ा मकान के अलावा क्यों सोचना है ना? अच्छा अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा अच्छा कपड़ा मिल जाए, और रहने के लिए अच्छा मकान हो जाए, इससे अलावा क्या चाहिए? लेकिन दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन 3 पचड़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि मैं ये पहली बार ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ क्यों रहे हैं। बारी बारी से पहले लड़कियों की संख्या ज्यादा है, मातृशक्ति की संख्या ज्यादा है, तो पहले इन लोगों से पूछ लेते हैं। बताइए आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं? जॉब के लिए। बारी बारी से बताइए कौन है जॉब वाले जो जॉब के लिए पढ़ना चाहते हैं? हाथ उठाइए। शर्माओ नहीं, शर्माना नहीं है। पढ़ाई में शर्माओगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, इसलिए शर्माना नहीं है। जॉब के लिए कौन पढ़ना चाहता है बताइए? कीप साइलेंट। जॉब के लिए कौन पढ़ना चाहता है? हाथ उठाइए। अरे उठाओ हाथ, बेहिचक उठाओ। हाँ ठीक है, और कोई? तुम लोग किस लिए पढ़ना चाहती हो? अच्छा ठीक है, 5-6 हाथ उठे हैं। मतलब कितनी लड़कियां होगी लगभग? 9-5-45, लगभग 45 के आसपास में होंगी। 45 में मात्र 5 लड़कियों ने हाथ उठाया और कहा कि मैं जॉब के लिए पढ़ना चाहती हूँ। अच्छी बात है। किस प्रकार का जॉब? टीचर का। ठीक है, और कोई? और जितने भी लगभग 40 बच्चियां हैं उनका क्या है बताइए? बोलो ना, बेहिचक बोलो। पढ़ाई में हिचकिचाते हो तुम लोग? आखिर चूल्ही चौका फूकना है खाली है? तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? नहीं बोलने का मतलब तो हम यही समझेंगे। देखो, हालांकि खाना बनाना गुनाह नहीं है ना? पेट दिए है तो फिर खाना तो बनाना पड़ेगा ना। लेकिन खाना बनाने के अलावा अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहते हैं आप लोग? जॉब में तो ठीक है, 5 आदमी बोले, और कोई? आप लोग? बोलो। आप लोगों के साथ 2 तरह के कंडीशन हो रहे हैं। या तो आपके मन में है, जुबान पे नहीं आ रहा है ना? और या तो जुबान पे है, अब बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि क्या पता हमारे मुंह से क्या निकल जाए, कहीं हमारी फजीहत ना हो जाए। दोनों कंडीशन को एक कॉमन शब्द में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हेजिटेशन, है ना? हिचकिचाहट हो रही है बोलने में। आप लोग बताइए, आप लोग का क्या ओपिनियन है जॉब करने के लिए? कितने लोग हैं जॉब वाले? शर्मा क्यों रहे हो? पूरा हाथ उठाओ यार। हाँ ठीक है, चलो। जो जॉब नहीं करना चाहते हैं वो क्या करना? हम पूछेंगे क्यों जॉब करना चाहते हो, हम ये भी पूछेंगे किस प्रकार की जॉब करना चाहते हो, है ना? जो जॉब वाले नहीं है वो हाथ उठाइए, वो क्या करना चाहते हैं? बिजनेस करना चाहते हैं। गुड। और कोई? तुम्हारा बाबू? हाँ बताइए आप लोग। जो हाथ नहीं उठाए हैं जॉब वाले, उसका क्या? एक तो बोला है बिजनेस करेंगे, और कोई? अच्छा एक चीज बताइए आप लोग कि नौकरी में किस प्रकार का नौकरी करना चाहते हैं? सरकारी। मतलब करो सरकारी, मतलब करो नौकरी सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। हाँ, तो सरकारी नौकरी कई प्रकार के होते हैं बाबू। किस प्रकार के सरकारी नौकरी चाहते हैं आप लोग? आर्मी बनना चाहते हैं, देश सेवा का जज्बा है। गुड, वेरी गुड। और कोई? SI, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, पुलिस सेवा में जाना चाहते हो। और कोई? तुम लोग क्यों हिचकिचा क्यों रहे हो? बोलो, खुल के बात करो। हो सकता है तुम्हारे अंदर कुछ हिचकिचाहट हो, जो अपने कैरियर को लेके कंफ्यूजन हो, वो क्लियर हो जाए, है ना? टीचर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। और कोई?
बिजनेस तो ठीक है, और तुम लोग का बिजनेस? अच्छा, वो हमारा काम है, तुम चुपचाप रहो। और कोई? तुम उसको कह रहे हो तो तुम अपने बोलो ना यार। हाँ बोलो। अच्छा, जो भी बनना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण इलाके हैं, मैं समझता हूँ कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन भी है और हेजिटेशन भी है, कैसे बोले, क्या बोला जाएगा मुंह से, है ना, कहीं हमारी फजीहत ना हो जाए, क्योंकि हम अपने क्लास में बहुत बाबू बने हुए हैं, अब बोल देंगे तो फिर हमारी वाट लग जाएगी। ऐसा है क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? खैर, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, या तो जॉब में जाना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? हाँ, कि किस चीज़ की ज़रूरत है? शिक्षा की ज़रूरत है ना? क्या बोली है? शिक्षा की ज़रूरत है ना? शांति रहिए आप लोग। शिक्षा की ज़रूरत है, ठीक है। शिक्षा कैसा होना चाहिए? क्या सिर्फ किताबी ज़िंदगी चाहिए या व्यवहारिक ज़िंदगी चाहिए? व्यवहारिक ज़िंदगी चाहिए। मुझे खुशी हुई कि इस ग्रामीण परिवेश में भी बच्चों में इस बात की समझ है कि व्यवहारिक शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है ना? ये शिक्षा के प्रति सरकार के द्वारा किए गए प्रयास और सामाजिक प्रयास का परिणाम है, जो आप लोगों के जुबान पे व्यवहारिक शिक्षा भी आ रहा है ना? और ये धन्य है आर स्क्वायर के जो फाउंडर हैं सर, उनका, कि आप लोगों को कम से कम इस प्रकार का शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, देखो, नौकरी करो, बिजनेस करो, टीचर बनो, मतलब जो भी कुछ करो, शिक्षा का स्तर वो होना चाहिए जो पूरी तरह से एथिकल मोरल वैल्यूज़ के साथ हो। नैतिक परक शिक्षा बोलते हैं उसको। शिक्षा का उद्देश्य हमारे शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको शिक्षा का उद्देश्य अर्थ परमार्थ के लिए होता है। कभी सोचे हैं आप लोग? अर्थ का मतलब रुपया, मनी, परमार्थ मतलब समाज के सेवा के लिए, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कमाना नहीं है, कमाइएगा तभी आपके पास पैसा आएगा, और उस पैसा का दुरुपयोग नहीं करना है। जैसे युवा वर्गों में अक्सर बुरी लत लग जाती है ना? जैसे अभी नया लड़का है तो बाइक राइडिंग खूब करेगा, करता है ना, और उसी बाइक राइडिंग में वो दुनिया सिधार जाता है, होता है ना? तो अगर बताइए कि बाइक राइडिंग किए तो बाबूजी का 1.5 लाख रुपया का गाड़ी खरीदे, है ना? क्योंकि बाइक राइडिंग स्प्लेंडर से तो होगा नहीं, होगा तो जचेगा नहीं, है ना? तो अपाची चाहिए या फिर उस टाइप का गाड़ी चाहिए, पल्सर इत्यादि है ना, एवेंजर है। खैर, तो आपको चाहिए 1.5 लाख रुपया फंसाइए, पेट्रोल फंसाइए, और दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपने बहुमूल्य शरीर को गंवा दीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो क्यों ना हम उस अर्थ को, यानी उस रुपये को व्यर्थ बर्बाद होने से रोकें, और साथ ही साथ अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद होने से रोकें। दूसरा बुरी लत मैं देखता हूँ युवाओं में आजकल, गांजा या नशीली पदार्थों का सेवन, है ना? आजकल तो हम देखते हैं तुम्हारे जैसे युवाओं को, क्या उसको पिट्ठी थपथपा रहे हो, पीता है क्या? अच्छा, कॉरेक्स डीएस जो है, कॉरेक्स डीएस, उसका सेवन, पूरा का कफ सिरप है, पूरा का पूरा गटक जाता है। ये सारी बुराइयों से आप लोगों को बचना चाहिए, है ना? ये तब आप बच पाएंगे जब आपके पास शिक्षा का एथिकल मोरल वैल्यू समझ में आएगा। आप कभी सोचे हैं आपके माता पिता कितनी शिद्दत से आपको पढ़ाने के लिए पैसा देते हैं? कभी सोचे हैं? सोचे हैं ना? तो जिस दिन भी मन में बुरा भाव आएगा, ठीक है, अपनी माँ बाप की ओर एक बार झांक के देख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? कभी भी मन में अगर ऐसा आए कि मुझे ये चीज़ खा लेना चाहिए, ये चीज़ पी लेना चाहिए, या ऐसे करना चाहिए, फलाना कर रहा है, हम क्यों नहीं करेंगे? करो ना यार, कौन मना किया है तुमको? लेकिन कभी अपने माँ बाप की तरफ एक बार देख लेना कि तुम्हारे माता और पिता कितनी शिद्दत से तुम्हें पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर माता पिता को पढ़ाने का परिणाम तुम ये दोगे कि बाइक राइडिंग करना, लफासिटी करना, या फिर गांजा दारू इत्यादि बुरी आदतों को पकड़ना, तो फिर वो माता पिता पढ़ाना तो दूर, ऐसे बच्चों को जन्म देना भी अपने आप को पाप समझेंगे। एम आई राइट?
आप लोग एग्री हैं कि नहीं है? क्योंकि आज आप किसी के बच्चे हैं, कल आपके भी बच्चे होंगे, ठीक है। और जिस दिन आपके नेचर में, आपके नियत में, आपके कार्य प्रणाली में इस प्रकार की बुराई होगी तो आप समझ जाइए कि आपके भी बच्चे इससे अलग नहीं होंगे। हर दारू पीने वाला कहता है कि मेरा बेटा दारू न पिए, कैसे हो सकता है संभव? ये दारू पीने के बाद उसके जेनेटिक इम्पैक्ट तो पड़ा ही है ना, उसके शरीर में ही तो दारू गया है, हैं? बॉडी के सब पार्ट में उसका पूरा असर पड़ा है, तो वो कैसे सोच लेगा कि अब हमारा बच्चा दारू न पिए? संभव है? आप लोग महाभारत की कहानी अभिमन्यु का जानते हैं? जानते हैं ना? अभिमन्यु गर्भ में रहता है और क्या करता है, क्या सीखता है? चक्रव्यूह को भेदना सीखता है ना। यानी माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो आपके हर एक्टिविटी को समझता है। आपको लगता है कि कुछ नहीं मालूम है, बायोलॉजी पढ़ते हो ना तुम लोग, बायोलॉजी तो पढ़ के आए होगे, 10वीं तक का बेसिक बायोलॉजी है, तो इसीलिए समझ जाइए इस चीज़ को। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के काम करना है। अब हम आते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ, समझ में आया बात? समा बंधाया है कि नहीं बंधाया है? किसी का नाम समा नहीं है? हाँ, तो समा बांधने का मतलब ये है कि आप लोग पहले छिटर फटर थे, घूम कोई हल्ला कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, पहले आप समझिए कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ, है ना। रंजन जी को आप जानते हैं, हम भी वहाँ पे, मेरा कोचिंग है पुपरी में, ठीक है, स्टडी सरनम नाम है, ठीक। मैं यहाँ बीपीएससी का क्लास लेता हूँ, यानी सिविल सर्विसेज का क्लास चलाता हूँ, ठीक है। मैं अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले मैं बता दूं, क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा पैदा हो उससे पहले कि मैं उसका उत्तर दे दूं। मैं 2015 में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया, 2016 में उसका इंटरव्यू दिया। असिस्टेंट कमांडेंट में प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। इसके बाद 2017 में आईएएस का इंटरव्यू दिया, 2018 में आईएएस का इंटरव्यू दिया, ठीक है। मेरे साथ कुछ ऐसा मतलब समझिए घटनाएं हुई है जिसके कारण मैं मजबूरन घर पे मुझे रुकना पड़ा। पुपरी के बगल में चैनपुरा पड़ता है, शायद तुम लोग जानते हो कि नहीं, वहाँ मेरा घर है। तो वो घटना ने मुझे पुपरी में रहने के लिए मजबूर किया, और मैं ये चाहा कि जो चीज़ मेरे पास है, सब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन सबकी अरमान है कि मैं अच्छा आदमी बनूं या अच्छा नौकरी पाऊं। बात समझ में आ रहा है ना? तो इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैंने पुपरी में अपना इंस्टीट्यूशन डाला जिसका नाम है स्टडी सरनम। स्टडी सरनम, सरनम संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है शरण में जाना, और स्टडी इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब है अध्ययन करना, है ना। तो अध्ययन के शरण में जाएंगे, यानी कि आप अगर किसी चीज़ को अचीव तब कर पाएंगे जब आप गहन अध्ययन करेंगे। अभी तक की जो तुम्हारी पढ़ाई है उससे एकेडमिक एजुकेशन को आपने फुलफिल किया है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने कैरियर को संवारना है, बनाने की बात नहीं कर रहे हैं हम, संवारना है, तो आपको इन सब दुनिया से थोड़ी सी अलग हटनी पड़ेगी। इंग्लिश का एक सेंटेंस है कि इफ़ यू डू समथिंग इन योर लाइफ यू शुड अवॉइड फास्ट लाइफ। आप अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको बाहरी चकाचौंध रोशनी से अलग हटना पड़ेगा। हर वो चीज़ जो अच्छी लगती है अच्छी है, इसकी गारंटी है क्या? बोलो जोर से। नहीं ना है, नहीं है ना। इसीलिए हर अच्छी चीज़ के पीछे भागकर अपना करियर बर्बाद करने से बेहतर है कि उस अच्छी चीज़ की अच्छाई कितनी है समझ जाना। आर यू एग्री? समझ रहे हैं बात को? दूसरी बात कि कभी भी सोच अपना नीचा मत रखो, कभी भी अपनी थिंकिंग नीचा मत रखो। अगर तुम तार पे चढ़ने की कुब्बत रखते हो या ख्वाहिश रखते हो तो खजूर पे आकर लटक ही जाओगे, कहावत है ना। तो वही चीज़ है, अपनी सोच ऊंचा रखोगे तो उससे निचला वाला पद पकड़ाएगा। जब नीचा ही सोच रहेगा तो कहीं के नहीं रहोगे। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने में आस पड़ोस में नजर आएंगे। देखो, जीवन में दो चीज़ें होती है। एक होता है कि मुझे नौकरी करना है, आपने बचपन से तय कर लिया कि मुझे नौकरी करना है। एक होता है कि अंतिम समय में आने के बाद नौकरी नहीं मिली तो कोई भी नौकरी करना है। बात समझ में आ रहा है? स्टेटस मेंटेन करो, समझ रहे हैं ना। जब मैं एग्ज़ाम देना शुरू किया तो मैं डिटरमाइंड था, मैं अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर था कि मुझे सिविल सर्विसेज के अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं देना है।
है ना। मेरा व्यक्तिगत मानना है ऐसा कि अगर हमको ग्रुप डी में जाना है ना, टीचर बनना है, तो फिर हमें एमए करने की क्या ज़रूरत है, पीएचडी करने की क्या ज़रूरत है। पीएचडी किया हुआ लड़का चपरासी के फॉर्म भर रहा है, उसको क्या मतलब है पीएचडी करने का। बात समझ में आ रहा है कि मेरी आ रही कि नहीं आ रही है। तो आपको डिसाइड करना होगा अभी कि आप क्या करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरा मानना है, जो मेरा आप लोगों को सलाह है, मानिए न मानिए आपका ज़िंदगी है, आप समझिए। मुझसे जो होगा, मैं जो कहना चाहता हूँ, मैंने जो दुनिया देखी है उस दुनिया के बिहाफ पे मैं बता सकता हूँ कि आप अपनी कैरियर की उड़ान, है ना, और अपनी सोच ऊंचा रखिए। बात समझ में आ रहा है। मैं विशेषकर लड़कियों को कहूँगा, समाज में लड़कियों को, महिलाओं को हमेशा प्राचीन काल से दबाया गया है। उसको पढ़ने से रोका गया, उसको बाजार जाने से रोका गया, उसको कपड़ा पहनने से रोका गया, है ना। हर जगह पर रुकावट है। बात समझ में आ रहा है ना, कि वही माँ, वही पेरेंट, है ना, अपनी बेटी को अच्छे उड़ान भरते हुए देखना चाहती है, लेकिन अपनी बहू को नहीं देखना चाहती है। क्या बात सही है ना। तो जैसी आपकी बेटी है वैसा ही तो किसी और की बेटी है। आपकी बेटी दिल्ली में अगर घूमे तो बहुत बढ़िया, बहू घूम ली तो जुल्म हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं व्यवहारिक बात करता हूँ, किताबी दुनिया से मेरा कोई सरोकार नहीं है। किताबी चीज़ों को पढ़ के व्यवहार में लाइए। एजुकेशन का मतलब ही यही होता है। समझ में आ रहा है बात को। तो अगर आपने ये सोचा है कि मुझे नौकरी में जाना है, जैसा कि 5-7 लड़कियां बोली और लगभग 10-12 लड़के थे, नौकरी में जाना है, अच्छी बात है कि आप अपना विज़न यहाँ से क्लियर कर रखा है कि मुझे नौकरी में जाना है, लेकिन किस प्रकार की नौकरी में जाना है। कभी सोचा है कि इस बेले को न हो सब, मतलब आसपास में, इर्द गिर्द में, बेला और बेला के 5 किलोमीटर सराउंडिंग में, है ना, जितने भी गांव हैं उसमें किस पद पे कौन है या कौन गया है ना। रेलवे में गया होगा, है ना, इस सब में गया होगा, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ऊंचे पद में, ऑफिसर ग्रेड में कोई नहीं गया है। मैं जब तैयारी कर रहा था, या यूँ कहे कि ग्रेजुएशन में कर रहा था, मेरे दिमाग में एक ही बात थी। मेरे गांव में पहला इंजीनियर मेरे भैया हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर, जो अभी मुंबई में है, अमित कुमार। तो मेरे गांव का पहला इंजीनियर मेरे भैया। इवन तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये देखना चाहता था कि प्रशासनिक क्षेत्र में मेरी रुचि सब दिन से रही है। मैनेजमेंट पावर मेरा बहुत अच्छा रहा है, मेरे पिताजी कहते थे। वो अब दुनिया में नहीं है, वही एक्सीडेंट है जो मुझे यहाँ रोका है। तो पिताजी हमारे कहते थे कि इसका मैनेजमेंट पावर जो है बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अच्छा है। तो वो हमारे पेरेंट हैं, गार्जियन है, तो उनको अनुभव है कि क्या है, हम नहीं है। तो इसके बिहाफ पर मैंने ये सोचा कि इस पूरे पंचायत में जो कोई नहीं होगा वो मैं करने का प्रयास करूँगा। तब मैंने सोचा सिविल सर्विसेज। अब सवाल उठता है दोस्तों कि सिविल सर्विसेज के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है ना। अब गाइडेंस हमको मिला नहीं। हम ग्रेजुएशन करने के बाद प्रिपेयर्ड हुए कि मुझे यूपीएससी का तैयारी करना है। समझ में आ रहा है बात। इस चैनल पे मेरे देख लेना, यूट्यूब पर डालेंगे हम, अपना चैनल का नाम अभी जस्ट बताएंगे आप लोगों को, घबराइए नहीं, है ना। तो मैंने ये सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मतलब मुझे आईएएस बनना है, मेरी ख्वाहिश थी। इसलिए मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया। 2012 में मैंने ग्रेजुएशन किया। बिहार यूनिवर्सिटी जानते ही हो, 1 साल लेट देता है। 13 में मेरा फाइनल हुआ, मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद स्थिति ऐसी थी कि नया बच्चा जाएगा तो उस चकाचौंध रोशनी में अपने आप को खो देगा, पता नहीं चलेगा वो कहाँ जा रहा है। हकीकत मैं तुमको बता रहा हूँ दिल्ली की, जो तुमको बता रहा हूँ। मेरा उस प्रिपरेशन करने का उद्देश्य यही था कि मैं अपने समाज में ऐसा पद, ऐसा प्रतिष्ठा, ऐसा अपने परिवार के लेवल को बढ़ाना चाहता हूँ जो अभी तक नहीं है। इवन मेरे रिश्तेदारों में दूर दूर तक कोई नहीं था। तब मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया। काफ़ी हद तक मुझे सफलता भी मिली, बट बैड लक कहिए आप जो कहिए, मेरा फाइनल समझो कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में 2350 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है, और रिटन एग्ज़ाम 2350 नंबर का देने के बाद मैं 5 नंबर से छटा हूँ। समझ में आ रही बात। 5 नंबर के 2350 नंबर का एग्ज़ाम देने के बाद 5 नंबर से छठे हम पहला एग्ज़ाम। दूसरा एग्ज़ाम मेरा गया है मात्र 4 नंबर से, मतलब 4-5 में ही
आउट होते चले गए। अब उसको बैड लक कहिए या जो कहिए आप। एनीवे, मेरा आपको सलाह यही होगा कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे विज़न तय करने पड़ेंगे। नहीं तो यही है ना, आओ सनम जाओ सनम, कुछ नहीं कर पाओ सनम, है ना। जिंदगी में आए हो, अगर कोई नया नाम नहीं कर पाए तो जिंदगी का मतलब है कोई मतलब? नहीं तो वही काम करना है, ठीक है, दाल रोटी चावल चल रहा है, ठीक है, केकर बेटा है तो फलानवा के, केकर बेटा है तो केकर पोता है, बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा कुछ है? तो इससे ऊपर आपको उठना चाहिए, मेरा ऐसा आप लोगों को सलाह है, ठीक है। दूसरी बात कि जो आप विजन तय करेंगे, है ना, उस पर शिद्दत से चलना पड़ेगा। एक फिल्म थी, आपको मालूम है ना, ओम शांति ओम, देखा है? शाहरुख खान का है। उसका एक डायलॉग है, वो छात्रों पे बहुत सेट बैठता है मेरे हिसाब से। कितनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं ना, मैं इसका अर्थ निकालूंगा, छात्रों के जीवन में इसका क्या रोल होता है। कहते हैं किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो उसे पूरी कायनात तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तुम अगर ये चाह लोगे कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँगा, तो तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे जितने भी सर्कल के लोग हैं, सब तुम्हारे साथ हो जाएंगे। बस तुम्हारी चाहत झलकनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? बड़ी शिद्दत से तुमने बचपन से क ख ग घ पढ़ा होगा, ABCD पढ़ा होगा, तब सेंटेंस बोलना शुरू किया होगा ना। किसी भी भाषा पे, किसी भी लाइन पे, किसी फिल्म का कोई संपत्ति बपौती संपत्ति थोड़ी है कि हाँ ये फिल्म का लाइन है तो उसी पर सेट बैठेगा, कहीं भी बैठ सकता है ना। बस सोचने का नज़रिया अलग होना चाहिए। हमेशा कुछ डिफरेंट करो, कुछ अलग करो, समाज में नाम हो, समाज में अपनी पहचान बनाओ। ये हमारा मोटिव होना चाहिए। हम युवा हैं ना, है ना। बच्चे, तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान के, तो तुम कल के हिंदुस्तान के तकदीर हो, तुम्हारे पास क्रिएटिविटी ही नहीं है, कोई नया चीज़ करने की क्षमता ही नहीं है, तुम काहे का भविष्य हो? तो भविष्य किस चीज़ के हो? जब तुम्हारे पास कुछ समाज में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है, तो तुम भविष्य किस चीज़ के हो? तब तुम समाज के ऊपर बोझ हो, समाज तुमको ढो रहा है। समझ रहे हैं ना? इसलिए ऐसा समाज के ऊपर बोझ मत बनिए। समाज को एक ऊंचाई देने के लिए सब मिल के प्रयास कीजिए। उसमें न जाति हो, न धर्म हो, न मजहब हो, कुछ नहीं है। स्टूडेंट की अपनी कास्ट होती है, जो छात्र है, इसमें जाति धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। और एक चीज़ बताइए, जाति धर्म में जो लड़ने वाले लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि बताइए कि मनुष्य से बड़ा कोई जाति, कोई धर्म है क्या? नहीं है ना। इस सोसाइटी में, इस पृथ्वी पर दो ही जाति है, नर और मादा। इसके अलावा कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। पूजा करने की पद्धति अलग अलग है, यही ना है। बाकी और क्या है? क्या बोले हो? कोई कुछ बोला है? पूजा करने की पद्धति अलग अलग है, बाकी और कुछ है? हिंदू सोसाइटी में भी जितना डिवीजन है ना, उसमें भी देखिएगा विभिन्न देवी देवताएं हैं, और एक ही देवी देवता को पूजा करने की अलग अलग विधियां हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अपने यहाँ जाइए तो उसी गणपति की अलग पूजा होती है। महाराष्ट्र में जाइए, देखिए वहाँ गणपति की पूजा सब करते हैं, सब धर्म के लोग। ऐसा नहीं है कि हिंदू ही करता है। आप आए दिनों देखिए होइएगा सलमान खान को घर में गणपति की पूजा करता है। इसका रीज़न है यही कि जो लोग ब्रॉड माइंडेड होते हैं ना, वो इन सब पचड़े में नहीं पड़ते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? इस सब से अलग हटके अपने भविष्य के, फ्यूचर के क्रिएशन पर काम करते हैं। उसी प्रकार से पूरब में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, है ना, तो वहाँ का सोसाइटी अलग है। लेकिन यहाँ का अपने पश्चिम में जाइएगा, गुजरात, राजस्थान, तो वहाँ का सोसाइटी का भी वही इंटेंशन नज़र आएगा, डिफरेंट नज़र आएगा, है ना। तो डिफरेंट नज़र आने के पीछे का उद्देश्य क्या है? हमारी सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डिफरेंस जो है हमारे सोसाइटी में, वो सबसे बड़ी चीज़ है। समझ रहे हैं बात को?
तो इन सब दुनिया से आप लोगों को अलग हटना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि मैं एक यूथ हूँ, तो यूथ होने के नाते मैं अपने जो जूनियर यूथ है उसको मैं यही सलाह दूंगा कि आप जाति धर्म के मजहब के चश्मों से अलग हट के समाज के चरित्र निर्माण पे काम करना चाहिए। आपको समाज विकसित हो, इस पे कैसे काम करना चाहिए, इसके पीछे का मेन तर्क है एजुकेशन। शिक्षा वह हथियार है जिसका इस्तेमाल करके आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, है ना। शिक्षा वह हथियार है जिसका इस्तेमाल करके आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। किसका स्टेटमेंट है पता है? नेल्सन मंडेला का। कौन जानता है नेल्सन मंडेला को? कोई नहीं जानता है। अफ्रीका के गांधी, ब्लैक गांधी कहे जाते हैं, है ना। और अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक उनको जेल में रखा गया। 92 के आसपास में उनको जेल से रिहा किया गया और तब वो नेल्सन मंडेला नहीं रहे, वो ग्लोबल लीडर बन गए। स्ट्रगल किया उन्होंने। गांधी को देखो, नेशनल मूवमेंट में जितने भी लोग थे, है ना, सब ने, आखिर नाम गांधी का क्यों आता है? कुछ लोगों को गांधी से चिढ़ होती है, तो ठीक है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है। गांधी की बहुत सारी, हर इंसान के अंदर, गांधी क्या, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है। लेकिन आप लोग का शायद पढ़े होंगे हिस्ट्री, अभी तो +2 में हो, तो गांधी की विशेषता है कि वो हर चीज़ को समाज से जोड़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि उसने समाज का आंदोलन बना दिया। यही कारण है कि गांधी महान हो गए। वो जानते हैं कि किसी चीज़ को अपने अकेले करने से नहीं होगा, हम समाज में जाति, पंथ, मजहब और धर्म को दरकिनार करके पहले राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ देश को आज़ाद करने के लिए सबको साथ लेके चले हम। ये उनका उद्देश्य रहा है, इसलिए गांधी महान हो गए। उनके अंदर समाज को सशक्त करने के लिए, है ना, एक कंक्रीट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियाज़ थे। अगर आप पॉलिटिकल आइडियाज़ की बात करोगे तो उनका उद्देश्य रहा है पंचायती राज व्यवस्था, है ना। और आर्थिक उद्देश्य की बात करोगे तो ग्रामीण रचनात्मक प्रणाली, जिसको आप देखिएगा चरखा, लघु और कुटीर उद्योग, ये 2 ऐसे हथियार थे जो जिनका मानना था कि गांधी का कहना है कि ये 2 हथियार का इस्तेमाल करके समाज के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है और समाज को सेल्फ डिपेंड बनाया जा सकता है ना। तो आखिर गांधी खड़ा हुए तब ना समाज में बदलाव आया। देश के लोगों को जाति, धर्म, मजहब से अलग करके एक कर दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में सबने भूमिका निभाई और देश को आज़ादी मिली ना। अगर आप अपने क्षेत्र में ऐसी भूमिका नहीं निभाइएगा तो आपके क्षेत्र का विकास हो पाएगा? बताइए। इसमें जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुष कर सकता है, महिला नहीं। क्यों? महिला में जितना पोटेंशियल है। गांधी का कहना है कि अगर एक पुरुष को शिक्षा देते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित हो रहा है, अगर एक महिला को शिक्षा देते हैं तो पूरा समाज शिक्षित हो रहा है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। उसी गांधी के स्टेटमेंट, जिस गांधी के देश में हम रह रहे हैं, और उसी गांधी के देश में रहकर अगर हम शिक्षा के प्रति इतना संकीर्ण मानसिकता रखेंगे कि हम लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षा से वंचित करेंगे, ये अपराध से बड़ा क्या है कि नहीं है? ये अपराध नहीं है, ये महा अपराध है। क्या विचार है आप लोगों का? एग्री है ना आप लोग? हैं? तुम लोग एग्री नहीं हो क्योंकि मैं लड़कियों की तारीफ कर रहा हूँ। बात तारीफ का नहीं है दोस्तों। आपके घर में भी और हमारे घर, सबके घर में भी महिलाएं हैं, है कि नहीं है? अगर इक्वालिटी होगी, कैसे कहते हो कि नहीं पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी तो घर संभाल लेगी, बोलते हो ना? तो काहे बोलते हो? कहते हो कि नहीं कहते हो? इसका मतलब क्या है? इस साइकिल के 2 पहिए जब तक बराबर कंधे से कंधे मिला के नहीं चलेगा, सफ़र पूरी नहीं होगी जिंदगी में, है ना। महिला और पुरुष का समाज में उतना ही, वही साइकिल के 2 पहिए के बराबर जीवन है। जब तक दोनों कदम ताल मिला के नहीं चलेंगे, विकास नहीं हो सकता है। तो हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पे आने का, वो उद्देश्य का आधार यही है, इफ़ यू इंटरेस्टेड इन सिविल सर्विसेज देन यू विल बी कम। बात समझ में आया? अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं। यहाँ से पुपड़ी कोई ज़्यादा दूर है नहीं, ज़्यादा दूर है नहीं है ना। और हमेशा ऊंची सोच रखिए, है ना, ऊंची सोच रखिए। कलाम साहब का क्या कहना है, अब्दुल कलाम का क्या कहना है
ये सपने वो नहीं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वे जो सोने न दे। बात समझ में आ रहा है ना? आप लोग सपनों सोने के बाद देखते हैं, है ना? फरारी में घूम रहे हैं, है ना? कुछ लड़के काल्पनिक दुनिया में घूमते हैं। एक लड़का बोल रहा था कि सर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एकदम ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो आए, मैं उसमें से उतरूं, ब्लैक कलर का चश्मा पहनूं कभी गौर करना, ब्लैक कलर का चश्मा पहनूं, फिर उतरूं, मेरे साथ बॉडीगार्ड रहे, फिर मैं जाऊं एंट्री करूं, ऐसा कैसे होगा? हम कहें कि बच्चों आपका सोच तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी सोचे हो इसके पीछे का रहस्य क्या है? इकोनॉमी है, पैसा है। कभी सोचे हो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? यही तो प्रॉब्लम है है ना? तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है। कभी देखे हो एसडीओ की गाड़ी को? एसडीएम जो होते हैं देखे हो ना? आईएएस की गाड़ी को देखे हो? क्या है वो? उससे ज़्यादा पावर है जो सोचता है। एक बार ऑर्डर देते हो ना तो पूरा प्रशासनिक महकमा जो है उसके पीछे भाग रहा है, सर का ऑर्डर है, सर का ऑर्डर है। क्या सर का ऑर्डर है? पावर। इस दुनिया में जिसके पास पावर है उसके पास सब कुछ है। बात समझ में आ रहा है ना? पावर नहीं है तो कुछ नहीं है। और ये मत कहना कि मेरे पास संसाधन नहीं है। संसाधन के अभाव में आज के डेट में जो व्यक्ति अपनी मंजिल छोड़ता है वो कामचोर कहलाता है। इस बात को समझो। बात समझ में आ रहा है ना? संसाधन जो है ब्रेकर का काम नहीं करता है। जहां अभाव है वहीं स्वभाव का विकास होता है। जहां अभाव है वहां स्वभाव का विकास है। और जहां सब कुछ है, गलीचेदार मखमल का लगा हुआ गद्दा है, उस पे सो रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी है, उसको देखो गांव में आस पड़ोस के होगा कैसी ज़िंदगी है, कैसी ज़िंदगी है बताओ। जो कभी कष्ट देखा ही नहीं वो समाज को क्या बदलेगा? है ना? बदलेगा? कुछ राजनेता ऐसे भी हैं, देख रहे हैं भारत में, जो कभी पगडंडी पे नहीं चले, लेकिन अब पगडंडी पे चलने का प्रयास कर रहे हैं और गिर जा रहे हैं, है ना? तो ये चीजें हैं। तो कॉपी मत करिए, आपके अंदर जो चीजें हैं उसको निकालने का प्रयास कीजिए। एक आईएएस ऑफिसर आए थे, कभी वो उसने हंसुआ नहीं पकड़ा, हंसुआ समझते हैं ना, धान गेहूं काटने वाला, वो उल्टे हंसुआ पकड़ के गेहूं काट रहे थे। इसको बोलते हैं कल्पनाओं में जीने वाला आदमी। और ऐसे आदमी प्रशासन में जाते हैं तो प्रशासन का क्या अस्तित्व होगा पता है ना? एसी में बैठ के नियम कानून बनाएंगे जिसका समाज में अन्य व्यक्ति से, जमीन पे जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इससे कोई सरोकार नहीं होगा और उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब प्रशासन में जाएंगे और नीति बनाएंगे, नियम कानून बनाएंगे, तो आप अपने लाइफ में जो कष्ट काटा होगा आपने, उस चीज़ को ध्यान में रख के तब नियम कानून बनाएंगे, ताकि आम जनता को, आम व्यक्ति को, जो आपके क्षेत्र, जो आपने कष्ट काटा है, आपके उम्र में जो बच्चा होगा उस समय, उसको वो कठिनाई ना हो। क्या एग्री है कि नहीं आप लोग? इसीलिए समाज में अमान परिवर्तन के लिए, अमान परिवर्तन मतलब बड़े तौर पे परिवर्तन के लिए, आप सबको जाति, पंथ, मजहब से ऊपर उठ के, है ना, एक हो के एक विजन तैयार करना चाहिए, है ना? विजन तैयार करना चाहिए। कभी सोचे हो टाटा के बारे में? टाटा से एक व्यक्ति ने पूछा, टाटा आज हर घर में है। टाटा ने देखा है कि जाति क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है। टाटा ने देखा है कि कौन राज्य है, कौन नहीं राज्य है। वो पूरे भारत को देखता है ना? टाटा से एक व्यक्ति ने पूछा कि बताइए सर कि बाद में अडानी आया, अंबानी आया, वो आपसे ज़्यादा अमीर हो गया और आप उतना ग्रोथ नहीं कर पाए। तो कहा कि देखिए, आई एम अ इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना, और ही इज़ अ बिजनेसमैन। वो व्यवसायी है, मैं उद्योगपति हूँ। उद्योगपति बिजनेस को आगे बढ़ाने के साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ाता है ना? और बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ अपने आगे बढ़ाने पर काम करता है। तो इसलिए टाटा के मन में, मतलब टाटा के प्रति समाज के सभी मन में, सभी लोगों के मन में एक अलग भाव है। कभी सोचा है? देखे हो आप, टाटा ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। इसके पीछे का उद्देश्य यही है
हर घर में टाटा प्रोडक्ट है ना। तो इसके विजन उन्होंने, जमशेदजी टाटा ने जब इसकी स्थापना किया था तो उस समय में क्या उनका उद्देश्य था? बिजनेसमैन बनना, बिजनेसमैन बनना, समाज को ग्रोथ करना उनका उद्देश्य था, समाज को आगे बढ़ाना उनका उद्देश्य था। इसलिए टाटा हर घर में है ना। और हर घर में ही नहीं है, हर दिलों में है। और यही उद्देश्य अंबानी का भी था, धीरू भाई अंबानी का। आज आप जियो इतना सस्ता में जो मोबाइल चला रहे हैं, कभी सोचिएगा, अपने पिता मम्मी से पूछिएगा कि उस ज़माने में फ़ोन का क्या हुआ करता था। 12 बजे रात में, आज से 7-8 साल पहले, 12 बजे रात के बाद कॉल फ्री हुआ करता था। अब सोच ही रहे हो कि 12 बजे रात के बाद कॉल फ्री किसके लिए होगा, है ना। 12 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक रिलायंस जीएसएम, जिसको स्मार्ट बोलते थे, वो फ्री हुआ करता था। और जितने भी थे लोग ज़्यादातर उसका इस्तेमाल करते थे। खाली नाइट पैक भरा दिया जाता था। इतनी महंगी कॉल रेट थी, 2 रुपये प्रत्येक मिनट था। आज के डेट में लिखिए, हमको लगता है 200-250 रुपया में पूरे महीना अनलिमिटेड बात कीजिए। और रात ही क्यों, दिन में ही बात कीजिए। अधिकार है तो रात क्या है ना। दिन में भी बात कीजिए। और इंटरनेट आपके हाथ में है, विभिन्न प्रकार के इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, अपने ज्ञान को बढ़ाने में आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। इस सारी चीज़ें आपके पास है। मेरा आपको यही सुझाव होगा कि आप अपना लक्ष्य और आप अपनी सोच ऊंचा रखिए। कितने लोग हमारी बात से सहमत हुए हैं? नहीं उठाएंगे तो मैं समझूंगा कोई नहीं। अच्छा, सब चलो, कम से कम इस मुद्दे पर लगभग सभी ने हाथ उठाया है। है ना। देखिए, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि मैं आप ही के यहाँ नहीं, मैं हर फील्ड में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो काम मैं एक आईएएस ऑफिसर रहते हुए करता, है ना, मैं अगर नहीं बन पाया, इसका मतलब मेरा टारगेट अलग नहीं हुआ। किसी के कहने से, इधर सुनो, किसी के कहने से अपना मंजिल बदल दोगे तुम, तो तुम्हारा क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। मंजिल हमारा ये था कि समाज में अपने आप को स्थापित करना। हम अधिकारी बनने के लिए पढ़े नहीं थे। हमारा उद्देश्य था समाज में अपने माता पिता परिवार का प्रतिष्ठा बढ़ाना। मेरा उद्देश्य था, मेरा उद्देश्य आज भी वही है, आज भी मेरा उद्देश्य वही है। बस तरीका बदल दिया मैंने। लक्ष्य वही है, तरीका बदल दिया कि पहले मैं बनता, है ना। अब मैं सोचा कि अगर मैं नहीं बन पाया किसी कारणवश, परिस्थिति अनुकूल, तो हमारे द्वारा अगर गाइडेंस में कुछ छात्र एवं छात्राएं अपने छोटे से इलाके से अगर ग्रोथ करता है, तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये मेरे लिए सौभाग्य होगा कि मेरे गाइडेंस में अगर कुछ छात्र अधिकारी बनते हैं, तो मैं अपने खुद बनकर जितना खुशी नहीं महसूस करता, उससे 4 गुना ज़्यादा आपके बनने पर, मेरे अंडर में आप अगर बनते हैं अधिकारी, तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलेगा। इस इमोशन को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग जिस दुनिया में अभी हैं, अभी छोटे, वैसे भी 12 वर्ष के 12वीं में हो, कितना 18 साल आसपास में उम्र होगा, कितना उम्र है, 17-18 के आसपास में होगा। और देखते हो तुम, बायोलॉजिकल तरीके से भी 12 से लेकर 18 तक के बच्चों को खाली अपना ही दिमाग में घूमता है, किसी की बात सुनने में नहीं आता है। आता है, इरिटेशन में रहेगा हमेशा। ज्ञान की बात तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। रंगदारी वाला बात, क्या बात बोले हो तुम। है ना। तो रंगदारी तो स्वभाव, देखो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है दोस्तों। आप बात समझिए, ये सब आपके शरीर के अंदर हो रहे उत्परिवर्तन का परिणाम है। शारीरिक बदलाव जब होती है तो इरिटेशन होता है, हार्मोन क्रिएट होता है। ये इरिटेशन के कारण ऐसा होता है। किसी आपने माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती इस उम्र में, ज़्यादातर देख लो तुम, ये बायोलॉजिकल, आप लोग पढ़े होंगे अगर 10th में बायोलॉजी में, बेसिक चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। ये आपका दोष नहीं है, आपके समय का दोष है। और अब समय जा चुका है दोस्तों, अब उस समय को लेकर नहीं बैठना है, अब अपने कैरियर को लेकर बैठना है। कैरियर में आगे बढ़ना कैसे है, क्या करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, है ना। अब 12 से 18 वाला जो बाउंड्री लाइन है आप लोग, अच्छा एक चीज़ बताओ आप तुम लोग,
कहीं ऐसा तो नहीं हो कि तुम लोग को लग रहा है कि फालतू समय बर्बाद हो रहा है? ऐसा नहीं ना है? चलिए, इस मामले में मैं बेला को बहुत बेहतर मानता हूँ। आप लोग बहुत होनहार हैं, अपने माता पिता के भविष्य को आप आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि आपने जो मुझे 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है पिछले 10 मिनट 15 मिनट से जो मैं आपके साथ टॉकिंग कर रहा हूँ, और 2 प्रश्नों का जो उत्तर दिया है, मैं इसमें 100% कह सकता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में आप लोग अपने जीवन में अच्छा सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। देखिए, आप लोग अगर इन फ्यूचर कुछ करना चाहते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो संपर्क कर सकते हैं हमसे। मेरा 2 आईडी है जो मैं बता देता हूं आपको। एक है मेरा यूट्यूब का आईडी, ठीक है, ठीक है, @study with Sujit PCS, ठीक है। जाइएगा उस पर, तो मेरा फोटो ऑलरेडी नज़र आएगा, मेरा वीडियो नज़र आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। इस पे स्टडी विद सुजीत लिखो लिखो लिखो। ज्ञान जहां से मिले अर्जित करो, है ना। ज्ञान उम्र का नहीं होता है, हर उम्र में ज्ञान ली जा सकती है, हर उम्र के लोगों से ज्ञान ली जा सकती है, चाहे छोटा हुआ बड़ा। हाँ, स्टडी विथ सुजीत SUJEET @study with सुजीत। इसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, बीच में स्पेस देते हैं ना, स्पेस नहीं दीजिएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद इंस्टा है, इंस्टा है, सुजीत कुमार 4812, ठीक है। जो भी चलाते हैं, मैं मेरा जो काम है मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस पे एक मिनट सुनो, इस पे तुम्हारा जितना भी एजुकेशनल वीडियो है, मैं कमेंटबाजी नहीं करता हूँ उसमें, और ना ही मैं कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ, तो शिक्षा से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। जैसे देश समाज की जो करंट इश्यूज रहते हैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। इसके अलावा आपका एजुकेशन, जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चालू कर रखा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में औरंगजेब की मृत्यु 1707, उसके बाद से भारत में नए राज्यों का उदय, है ना, और नए राज्यों के उदय के साथ साथ ब्रिटिश का यानी यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, है ना, ये सारा कंटेंट उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना, IR इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं उसको, सारा कंटेंट आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और अधिक से अधिक प्रयास कीजिएगा इस चीज़ों को और ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करें, क्योंकि अच्छाई अगर आप लोग नहीं सर्कुलेट कीजिएगा तो बुराई हावी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। सोशल मीडिया समाज के लिए बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन अगर उस हथियार का इस्तेमाल गलत तरीके से कीजिएगा तो आप समाज को बर्बाद कर देगा वो, ठीक है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल आप बेहतर तरीके से कर सके। अब आपका क्वेश्चन सेशन है कि आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, तो सबसे पहले मुझे थोड़ा बहुत यकीन लग रहा है कि आप लोग हेजिटेशन से थोड़ा सा अलग हुए हैं, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा ज़रूर अलग हुए हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, कोई क्वेश्चन या कुछ इसी प्रकार का हो, तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। बोलो। 100। हाँ, ये देखो, SI का एग्ज़ाम कितना नंबर का होता है ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। बिहार टीचर का एग्ज़ाम 120 नंबर का होता है, ठीक है। BPSC का एग्ज़ाम 150 नंबर का होता है, और IAS का एग्ज़ाम, ठीक है, PT होता है 400 नंबर का, अब मेंस होता है 2350 नंबर का,
और इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। ठीक, और बोलो। तुम लोग खाली संख्या में हो, हैं? खाली संख्या में हो तुम लोग, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है अंदर, नहीं। खैर चलिए, तो सर हम अपनी सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोग जो भी प्रश्न पूछे हैं, मैं उसका, एक ही लड़का ने प्रश्न पूछा है, कैरियर के प्रति जागरूक बनिए। आप लोग जागरूक नहीं है, इस बात का थोड़ा सा मुझे मलाल है। बाकी जो प्रश्न आपका आपने उत्तर दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। सोच ऊंची रखिए। जो मैंने इतना देर समय बताया है आपको, आपके साथ बिताया है समय, उसमें मैं 2-3 बातें हम आपको लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क बोल रहा हूँ। थिंकिंग ऊंचा रखिए, समाज में यूनिटी मेंटेन करने के लिए एकता को कायम रखिए, है ना, और विशेषकर अपने कैरियर पर आपको फोकस करना होगा। समझ रहे हैं बात को दोस्तों? जानते हो, अगर तुम कुछ नहीं हो ना, तो सही में दुनिया तुमको कुछ नहीं वैल्यू देगी। इस दुनिया में जो अपने पैर पे खड़ा है, जो अपने बलबूते खड़ा है, जिसके पास पावर है, वही उसी को दुनिया मानती है। नहीं तो तुम कितनों काबिल हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अभी नहीं समझ में आएगा, जैसे ही 25 क्रॉस करोगे ना, अब दुनिया जो तुमको ताना मारना शुरू कर देगा, तब तुमको लगेगा कि ओह डैट आई वर रीड, काश मैं पढ़ लिया होता। बात समझ में आ रहा है ना? तो बेहतर है कि 25 के बाद अगर ये समझ में आए, अब अगर कोई बताने वाला है इस उम्र में, तो उससे सीख लो। ओह डैट की नौबत नहीं आनी चाहिए, है ना। काश क्या होता है, 2 हाथ है, 2 पैर है, दिमाग है, अभी यहाँ काश क्या करेगा? समझ रहे हैं बात को? तुम मजबूत हो तो दुनिया तुम्हारे पीछे है, नहीं तो जो दोस्त जिसके साथ तुम बाइक राइडिंग करते हो और जिसके साथ तुम समय बिताते हो, गुलछर्रे उड़ाते हो, वह दोस्त काम नहीं देने वाला है। समझे? जो गांव के लोग, तुम एक ऐसा समय आएगा कि ताने मार के तुमको रहने नहीं देगा। ये सच्चाई है समाज की। समाज उसी को पहचानती है जो सफल है। तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, उससे कोई बहस नहीं है। क्या मैं गलत हूँ यहाँ पे? है ना? अगर आप सफल हैं, अच्छे खासे जॉब में हैं, तो दुनिया आपको कहेगी कि अरे फलाना का बेटा बहुत महान आदमी है ना। माता पिता का जो प्रतिष्ठा है समाज में, इतना ऊंचा होता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी सोचो कि माता पिता, अगर तुम सफल हो जाते हो, अच्छे जॉब में रहते हो, तो माता पिता का सीना जो है 36 इंची कड़ा हो जाता है। क्या हमारा बेटा ये पद पे है। तो माता पिता ने जो आपको जन्म दिया है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य है ना। कैसे ही जन्म दे दिया है कि जाओ रोड पर बोआ ना, ऐसा नहीं ना होगा, कुछ तो उद्देश्य है। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि माता पिता की इमोशन को ताक कर देना? नहीं ना। तो इमोशन पर चलने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? कुछ लोग तैयार नहीं है, माता पिता से मतलब ही नहीं है। अच्छा, सब आदमी तैयार। चलिए, अच्छी बात है। आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में अच्छी ऊंचाई पाएंगे। और मुझसे जहां तक आपको मदद की ज़रूरत होगी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर हैं यहाँ पे, इनसे संपर्क करके, या फिर अगर आप मेरे यहाँ पे चले आइएगा तो आप मैसेज कीजिएगा, तो वहाँ से भी हम आपसे संपर्क में आ जाएंगे। और बाकी फालतू मैसेज नहीं करना है। हाँ हाँ, हम सबको फ्री में पढ़ाएंगे। ये क्या है ना, ये फ्री सेवा ना है, इसमें पैसा थोड़ी लगता है। हम फ्री नहीं, तुम्हारे घर में पढ़ा रहे हैं इसके माध्यम से। और बोलो, है ना। तो इसलिए उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको मौका दिए हैं यहाँ। आपका बच्चा काफ़ी होनहार है, कुछ प्रश्नों का उत्तर भी दिए हैं फिलहाल के लिए। थैंक यू बोलो कमिश्नर सर को। चलिए ठीक है। दूर से चल के आए, आप लोग कितना मोटिवेट किए हैं, समझाए हैं।
ठीक है सर। ठीक है।